आज हम हमारी संचयन की जो बुक है पूरक वांचन में, तो वो संचयनी बुक में सेकंड चैप्टर का अभ्यास करेंगे। नाउ सी, चैप्टर का नाम है स्मृति और इसके लेखक है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने ये चैप्टर में अपनी जो स्मरण यानी कि स्मृति, जो पहले की जब छोटे थे 11 साल के तब की बात बताई है। तो देखिए, चैप्टर सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला झाड़ा पड़ रहा था, यानी कि बहुत सारी ठंड पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे हो गए। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। यानी कि बच्चे जब छोटे होते तब बेर खाने चले जाते हैं, कुछ न कुछ कहाँ खेलने चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। वैसे ही यहाँ लेखक जरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है। अब बच्चे बाहर जाते हैं, ज़्यादातर तो पेरेंट होते हैं, वो बहुत देर तक ना आए तो बहुत गुस्से हो जाते, खफा हो जाते। वैसे ही लेखक पे अपने भाई गुस्से हो गए और किसी को बोला कि लेखक को घर पे बुलाओ, यानी कि पुकारा किसी ने कि तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है, शीघ्र ही घर लौट जाओ। यानी कि लेखक डरते थे अपने भाई से कि क्यों घर बुलाया होगा, हम बेर खाने आए इसलिए तो नहीं बुलाया होगा, अब हम डांट पड़ेगी, हमें मार पड़ेगी, इसलिए सहसा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, यानी कि क्या हमने गलती की तो इतने जल्दी बुलाया है घर पे। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो, यानी कि बेर खाने चले गए थे इसलिए तो हमें घर पे सहसा नहीं बुलाया हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा इन पत्रों को, पर क्या हुआ कि आंगन में भाई साहब पत्र लिख रहे थे। तो अब तो डर मिट गया कि अब पीटने का तो भय दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को मक्खनपुर डाक खाने में डाल के आओ, जाओ तेजी से जाना और जिससे शाम की डाक की चिट्ठियां नहीं निकल जाए, ये बड़ी जरूरी है। भाई ने क्या बताया लेखक को कि ये जो चिट्ठियां है, पत्र है, वो मक्खनपुर, यानी कि पहले तो क्या थे, हर एक गाँव या शहरी में डाक मतलब नहीं था, तो दूर मक्खनपुर जाना पड़ता था। तो ये मक्खनपुर पत्र डालने हैं और शाम की चिट्ठियां न निकले उससे पहले पहुंचकर डाल देनी है। झाड़े के दिन ही थे, 3 पर हवा से प्रकोप से कम लगी थी। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी, इसलिए हम कानों में धोती से बांधा। माने भूंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस समय उम्र में राइफल से नहीं था। एक डंडा रखते थे बच्चे ये आम या बेर खाने के लिए, और वो साथ में ही रखते थे, वो राइफल का काम करता था। वो लेखक के जब छोटे थे तब मेरी डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम जुड़े जाते थे, उस डंडे से आम जुड़ जाते थे और वो खाते थे सब बच्चे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। डंडा तो बोलता नहीं, मुख यानी कि बोलता नहीं, पर वो उस डंडे से बहुत सारे आम गिराते थे, बेर गिराते थे, खाते थे, इसलिए वो सजीव सा महसूस होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की, यानी कि दोनों भाई अब कहाँ जा रहे हैं, मक्खनपुर के डाक खाने में चिट्ठियां डालने के लिए जा रहे हैं। भाई ने बोला है ना, तो तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। पहले तो धोती पहनते थे सब, तो लेखक ने धोती, वो चिट्ठियां कुर्ते की जेब तो थी नहीं। हम दोनों उछलते कूदते एक सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा भी था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञात केवल 2 महीने से था। उस रास्ते से सारे बच्चे 2 महीने वो जाते थे आम लेने के लिए, बेर लेने के लिए, तो वो कुएं में एक सांप 2 महीने पहले गिर गया है, बच्चों को मालूम ही था, और वही रास्ते से मक्खनपुर चिट्ठियां डालने के लिए जाना था। तो वो जाते जाते रास्ते में वो कुआं आ गया, तो लेखक को वो ज्ञात हो गया कि इस कुएं में तो सांप है। अब बच्चे हर रोज क्या करते थे, हर रोज बच्चे कुएं में उसी रास्ते से निकलते थे, आते थे, जब अपने दोस्तों के साथ
तब वहाँ वो सांप को छंछेड़ते थे, यानी कि उसमें ढेला फेंकते थे, कुछ न कुछ फेंकते थे, तो वो सांप फन करके खड़ा हो जाता था कुएं में। अब कुआं बहुत गहरा ऊंडा था, उसमें पानी भी नहीं था, तो हर रोज ऐसा करते थे। तो वो उस समय जब पत्र डालने जा रहे थे तब वो कुआं देखा और वो बात याद आया गई, तो इसलिए वो कुएं के पास ठहर गए। तो इसके पास ठहर कर क्या किया, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ये कुएं में ढेले बच्चे डालते ही थे। तो ये बात याद गई, रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकर करवा लेना उस समय बड़ा काम समझता था, इसलिए जैसे ही हम दोनों कुएं की ओर से निकले, यानी कि दोनों भाई वहां से गुजरे, तो वो हर रोज की बात याद आ गई। तो अब ये छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे लिए जैसे, देखो ये दो भाई है, चिट्ठियां डालने जा रहे हैं, ये कुएं का पिक है। जैसे बड़े भाई के पीछे छोटा भाई कैसे रहता है कि मृग शावक के पीछे एक छोटा मृग शावक हो लेता है, वैसे कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ टोपी से उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। अब हर रोज कैसे करते थे, माथे पे टोपी पहनते थे तो ऐसे हाथ रख, क्योंकि ये ढेला फेंकने से टोपी अंदर गिर न जाए इसलिए वो टोपी उतार लेते थे, हाथ में ले लेते थे और वो ढेला फेंकते थे। तब उसी समय लेखक को याद नहीं रहा कि टोपी के नीचे पत्र डाले थे, वो भूल गए, हर रोज की आदत थी कि टोपी उतार ली। अब क्या हुआ देखो, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। क्यों गिर पड़ी, जैसे टोपी ली तो वो 3 पत्र कुएं में ऐसे गोल गोल घूमकर गिर गए। सांप ने फुसकर मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, वो ढेला अंदर फेंका तो वो तो ध्यान ही नहीं रहा, पर ये जैसे टोपी ली, चिट्ठियां गिरी, तब बिजली सी गिर गई कि भैया ने तो अभी शाम की चिट्ठियां निकलने के पहले वो डाकखाने में डालने को बोला था और अब तो कुएं में गिर गई। यह बात अब तक स्मरण नहीं, टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। अब कैसी हालत हुई लेखक की, ये पत्र अंदर गिर गए तो मेरी तो जान ही निकल गई। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट मारा, ठीक वैसे ही घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर हाथ में कैसे आएगी वो चिट्ठियां, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। वो पकड़ने के लिए जैसे लेखक एकदम से कुएं में गिर गए होते, तो कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, अब क्या करें, चिट्ठियां गिर गई। वो भाई ने बोला था कि डाकखाने में डाल के जल्दी घर पे आओ। छोटा भाई ढाडे मारकर और मैं चुपचाप आंख डबाकर, दोनों रो रहे थे। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। अब वहाँ उसको हिम्मत भी कौन दे, निर्णय लेने की शक्ति भी कौन दे कि क्या करे। अब दोनों भाई रो रहे थे, पलकों के ठकने में भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अंदर कैसा भाव चल रहा है वो रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे, आंसू आ ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी कि अभी यहाँ माँ आ जाए तो। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर से लिख ली जाएगी, पर ये तो अब यहाँ तो कोई नहीं है। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए। अब बच्चे हैं तो कैसे कैसे ख्याल आएगी, चिट्ठियाँ लेने के लिए बहुत सारी मिट्टी डाली जाए और उस चिट्ठिया को ढक लिया जाए कि भैया को बोल देंगे कि डाल दी है, चिट्ठियाँ डाल आए। पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही नहीं था। बच्चे क्या समझते थे, झूठ नहीं बोलेंगे भाई को। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भैया के डर कितनी थी। जो सच बोलकर भैया को कहेगी तो मार पड़ेगी, झूठ बोलना तो आदत ही नहीं थी। झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबाव में बैठा था, सिसक रहा था, रो रही थी। इसी सोच विचार में 15 मिनट हुआए देर हो रही थी।
उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी कि दिन ढलते हुए शाम होती जा रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पीटने का भय, भाग जाए तो भी पीटेंगे, चिट्ठियाँ गिरा दी इसलिए भी पीटेंगे, सभी तरह से। और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी कि ये जिम्मेदारी ली थी डाकखाने में डालने की, और वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दृढ़ संकल्प से द्विधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी द्विधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय। अब 15 मिनट तक तो बैठे बैठे रो लिए, कैसे कैसे ख्याल आ गए मन में। अब निर्णय का निश्चय कर लिया कि अब तो कुएं में जाके चिट्ठियां लेनी ही है। कितना भयंकर निर्णय था। अंदर सांप है, पानी नहीं है, उसमें उतरकर 11 साल का बच्चा ने निर्णय किया कि मैं अब तो कुएं में जाके चिट्ठियां ले आऊंगा। कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की तो कोई चिंता ही नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, पर ये चिट्ठियां तो लेनी ही है। उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गई, यानी कि अंदर सांप है, फल लगाए बैठा है, उसी सांप के पास चिट्ठियां पड़ी है, तो वो विषधर से भिड़ने के लिए तैयार हो गया है। पास सांप फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। अब कोई चिंता थी नहीं, सांप से बचकर निकल आए तो दूसरा जन्म मिलेगा। बस चिट्ठियां, भैया ने जो काम सौंपा था वही हमें करना है। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। अब क्या निर्णय किया कि ऐसे तो कई सांप इस डंडे से मारे थे, तो पहले डंडे से सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठियां लेके फटाफट से कुएं में से ऊपर आ जाऊंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ निश्चय विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब निश्चय ही कर लिया कि कुएं में जाऊंगा, चिट्ठियां निकाल लूंगा। अब छोटा भाई रोता था, और उसे रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब वो डर रहा था कि भाई अंदर जाएगा तो सांप उसे डस लेगा, इसलिए छोटा भाई रो रहा था। यद्यपि वह शब्दों में से न कर, छोटा भाई शब्दों से नहीं कह सकता था, क्योंकि ना बोले तो वो चिट्ठियां नहीं आएगी बाहर, हाँ बोले जाओ तो सांप भैया को डस लेगा। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी, और उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा था। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, माँ ने चने बांध कर धोती में दिए थे। अब ये कुछ धोतियाँ बांध दी, रस्सी बना दी, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, ये सब धोतियाँ कुल मिला के 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हो गई। अब तो इस धोतिया से मैं कुएं में गिर जाऊंगा अंदर। हम लोगों ने धोतिया एक दूसरे से बांधी और खूब खींचकर आजमा लिया कि टूट न जाए, कहीं गांठ छूट न जाए और लेखक अंदर गिर न जाए। गांठें कड़ी है या नहीं, अपनी जोर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेग, यानी कि वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, कि चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया कि तू पकड़कर यहाँ बैठ, मैं अंदर जाता हूँ इस धोतियों के सहारे। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था और ये लेखक थे 11 साल के थे, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध लिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा कि अब भैया अंदर जा रहे हैं और अंदर तो सांप है। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा। वो रो रहा था तो लेखक ने भाई को समझाया कि तू डर मत, मैं जाऊंगा, इस डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। फिर मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांपों को, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल समझता था। बाहर ये लेखक अब लेखक ये जानते हैं कि मैं, अपने भाई को बोलते हैं कि मैं अंदर जाऊंगा,
और सांप को पहले डंडे से मार लूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। पर लेखक को ये ख्याल नहीं कि जब बाहर हम सांप को मारते हैं तब हमारे लिए भाग जाने के लिए स्पेस ज्यादा होती है, हम बच भी सकते हैं, लेकिन अंदर जैसे जैसे कुएं में उतरते हैं वैसे वैसे स्पेस कम हो जाती है, तो वहां कैसे मैं अलग मतलब भागूंगा। पर वे हिम्मत करके जाते हैं और अपने भाई को बोल के जाते हैं कि मैं अंदर जाऊंगा, पहले सांप को मार दूंगा, फिर चिट्ठियां लेके आ जाऊंगा। अब देखो कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होऊंगा, जैसे धोती के सहारे वो लेखक अंदर उतरते हैं, ध्यान से नीचे देखा तो चकरा गए, क्योंकि जो सांप था वो भी डरता था, कोई अंदर आ रहा है इसी डर के मारे, तो वो अपनी पूंछ नीचे थी पृथ्वी पे कुएं में, और वो एक हाथ ऊपर ऐसे फन लगाए बैठा था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था वो सांप। नीचे डंडा बांधा था, मैं उतरने की गति से इधर उधर हिलता था, वो डंडा हिलता था जैसे जैसे लेखक उतरते थे वैसे वैसे। उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट से आसन पर बैठ गए। वो डंडा हिलता था इसलिए वो नीचे बैठ गया। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था मुझे डसने के लिए। प्रतिद्वंदी में उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेग से बंदी होने के कारण कुएं में के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। बीचों बीच चिट्ठियां पड़ी थी। इसके माने थे सांप से डंडे 2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप के पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। जो कुआं मतलब कि उसमें काम मतलब प्लास्टर किया नहीं होता, कच्चा कुआं होता है, उसकी स्पेस अंदर की जगह कम होती है। बाहर जितनी दिखती है वैसे वैसे अंदर जाते हैं तो वो कम हो जाती है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरता तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, क्योंकि बीचों बीच वो बांधी हुई धोती का डंडा लटक रहा था। ऊपर चढ़ सकता था धीरे धीरे, ऊपर भी चढ़ भी नहीं सकता। अब तो अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया, क्योंकि ऊपर नहीं आ सकता। चिट्ठियों लेने के लिए तो अंदर गए थे। यदि ऐसा करता भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता? अब उतरे बिना तो चढ़ भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच जो नीचे उतरता था तो मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी, क्योंकि नीचे सांप है, चिट्ठियां लेनी है। मुझे एक सूझी दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर ऐसे कुएं की दीवार पे लगा दिए, तो दीवार पे पैर लगा दिए तो वैसे कुआं कच्चा था, इसलिए पैर अड़ते ही वो मिट्टी गिरी नीचे। तो सांप ने फू करके वो मिट्टी सांप के मुंह पर गिरी, तो फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए क्योंकि डर गए, और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झुककर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। आंखें चार हो जाना मतलब कि वो सांप को देखकर डर जाना, शायद एक दूसरे को पहचानना, यानी कि 2 आंखें सांप की, 2 लेखक की। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, वो आंखों से ही सब सुनता है, इसलिए उसे चक्षुश्रवा कहते हैं, कान होते नहीं। तो अब लेखक भी स्वयं चक्षुश्रवा हो गए, क्योंकि अब तो नजर से ही काम करना था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी। सांप के फन की ओर मेरी आंख लगी थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, कि जैसे वो लेखक सांप तो ऐसा ही सोचता है कि वो मुझे मारने आया है।
पर जिस विचार में आशा को लेकर मैं कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मतलब जो क्या काम करने कुएं में गिरा आया हूं अंदर, वो तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभावना प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। कैसे कहाँ डंडा चलाए, अंदर तो स्पेस ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा था। यहाँ अंदर सांप के मुंह पर कैसे डंडा दबाए, वो उछल कर ऊपर आ जाए तो उसे डस लेगा। तो यदि फन, तो वो कहाँ जाएंगे लेखक। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा, यदि फन का भाग नहीं दबा और पिच का भाग दब गया तो वो तो डस लेगा, तो फिर वह पलट कर जरूर काटता। और फन के पास दबाने की कोई संभावना होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियां को कैसे उठाता। फन के पास ही 2 चिट्ठियां पड़ी थी, एक थोड़ी दूर पड़ी थी। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियां लेने उतरा। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गई। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे। वो सांप उसके सामने देख रहा था और लेखक चिट्ठियों को देख रहा था और सांप से बच के। पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो बहुत कम कर, यदि बहुत करता तो पकड़कर कुचल मार देता, पर वह चुप तरह विष पर मेरे शरीर पर पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब तक वो देख ही रहा था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। वहां इतनी स्पेस में, कुएं में ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, ऐसे डंडे से अपनी तरफ खींचे जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। यदि मेरे सर सांप टूट पड़ा तो वो कोई चारा बचने का था ही नहीं, बचने कोई उम्मीद ही न। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके अपने फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दोनों मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, उसे मारना तो शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठिया और से उसे बढ़ाया, चिट्ठिया को सरकाया, ऐसे सांप का फन पीछे की ओर हुआ, यानी कि वो थोड़ा डर गया और पीछे गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुकार के साथ काली बिजली तड़पी, जैसे फुकार मारी, डंडे पर गिरी। हृदय में कंप सी आ गई। हाथों ने आज्ञा न मानी, यानी कि हाथ ने काम करना बंद कर दिया। डंडा छूट गया। मैंने तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं तो यूं ही बिदर कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर फिर सा कुछ लगा था, यानी कि वो जैसे फूंक कर विष मारा तो वो विष उगलकर डंडे पर पड़ा था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया कि मेरे पास ये विष निकाल कर सर्टिफिकेट दे दिया कि विष में डस सकता हूँ, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी, मुझे तो पता ही था। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था। पहली बार इस डंडे से कई सांप को मारे, कई बेर खाए, आम खाए, पर पहली बार विष, सांप का विष से डंडे पर गिरा था। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई को समझा था कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूक फूक कर और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भाई ऊपर देख रहा था ये सब, तो उसके कोमल हृदय मतलब छोटा था, इसलिए उसके हृदय को धक्का लगा। पात्रु स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। वो डर गया, ऊपर उसकी चीख निकल गई कि अब तो भाई गया। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी,
पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा, फिर से वो डंडे से लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। पत्र लिफाफा यानी। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपक भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुझल कर मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। पिछला भाग छुआ अब तो लेखक को। ओफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा पहला होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन अब जीवन होता है तब हजारों डंग बचाने के, जीवन होता है तो हजारों डंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए। वो जैसे आगे आकर पीछे गया तो वो लिफाफा और पोस्ट कार्ड चुन लिया। चिट्ठियों को धोती में छोर में बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास उसे उठाने के में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था। जीत तो मेरी हो चुकी, चिट्ठियां तो ले ली अब मैंने, जीत तो मेरी हो चुकी, पर अपना निशान गवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। इसलिए कुएं की बगल से मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी, क्योंकि इस तरफ फेंकूंगा तो सांप वहां जाएगा और मैं डंडा ले लूंगा। वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उससे दूसरी ओर भी वार किया। वहां जाके फिर दूसरी जगह वार किया। डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ जाते। जो मेरे पास डंडा न होता तो वो मुझे पैर में डस लेता। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन, अब काम तो हो गया। जो काम के लिए निश्चय करके वो अंदर गए थे, चिट्ठियां लेना, चिट्ठियां ले ली, ऊपर भाई ने खींच ली, अब तो काम हो गया है। अब ऊपर चढ़ना कठिन काम नहीं था। इतनी हिम्मत से नीचे उतरे थे तो अब तो ऊपर ही चढ़ना था। केवल हाथों के सहारे, पैरों के बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना था। 36 फुट ऊंडा कुआं था। अब नहीं हो सकता 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे। केवल हाथों के बल पर चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई, छाती फूल गई, धोकनी चल रही थी और एक एक इंच, यानी कि ये फेफड़े को धोकनी बोलते हैं, वो ऐसे ऊपर उठ रहे थे। एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता उसका अनुमान आप सब कर सकते। यदि हाथ छूट जाते धोती से और अंदर जाते तो अब तो आशा नहीं। ऊपर आकर बेहाल हो गया। थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करने की वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। वो भाई को बोल दिया कि ये मैं कुएं में गया, ऐसी हालत हुई, ये किसी को बोलना मत। हम लोग आगे बढ़े क्योंकि ये चिट्ठियां अब तो ले ली है अंदर से इतनी हिम्मत करके। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करके उपरांत यह घटना मैंने माँ को कितने साल बाद, 11 साल के थे तो फिर 15 साल के बाद माँ को ये घटना सुनाई कि ऐसा भी हुआ था। स्मृति थी वो लेखक को, क्यों कैसे भूल जाए ये। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपा लेती है। वैसे जो पहले वाली घटना को अभी याद किया लेखक ने, माँ को बताया तो तभी माँ इतनी डर गई, तब कैसी हालत हुई होगी दोनों भाई की। वो देख रहा था छोटा। कितने अच्छे थे वे दिन, लेखक बोल रहे थे कितने अच्छे हिम्मत वाले काम करते थे, छोटे थे तब भी ये स्मृति माइंड में अब तक है। उस समय राइफल न थी, डंडा था, एक डंडा ही था और डंडे के शिकार कम से कम सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। राइफल के शिकार करते थे पर ये डंडा, और इतनी छोटी उम्र में ऐसा काम करते थे। तो ये लेखक का बहुत सा अद्भुत, जो ये कुएं में जाना, चिट्ठियां ले आना, सांप के पास से चिट्ठियां उठाकर लाना, तो ये चैप्टर स्मृति श्रीराम शर्मा लेखक ने लिखी हुई है।
आप संचयनी बुक में से अच्छे से रीड कर लेना, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रीड करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।